Hi friends, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 18 July, so let's get started. And before that, कल हमने brainstorming में दो टॉपिक डिस्कस किए थे. One is about quantum technology, इंक्लूडिंग नेशनल क्वांटम मिशन जो कि कल न्यूज़पेपर में आया था. उसका हमने डिटेल एनालिसिस किया था इन ब्रेनस्टॉर्मिंग. एंड इसके साथ साथ सेकंड हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड उसके अमेंडमेंट ऑफ 2021 और उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में बात की थी. ओके, सो ये कल ब्रेनस्टॉर्मिंग में हो गया था ताकि न्यूज़पेपर में आया था, बट हमको उसका पूरा बैकग्राउंड जानना था तो हमने कर लिया. चलिए आगे चलते हैं. कर्नाटका हॉल्ड्स जॉब बिल एमिड इंडस्ट्री अप्रोच. अब कल हमने इसके बारे में बात की थी. कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये यहाँ पर मैंडेटरी करना चाहते थे कि 50% मैनेजमेंट पोस्ट हर इंडस्ट्री फैक्ट्री में कन्नड़ी कास्ट के लिए ही होनी चाहिए. राइट. तो इस बिल को लेकर इंडस्ट्री में अप्रोच हुआ बिकॉज उनका ये मानना है, प्राइवेट सेक्टर का स्पेशली, कि हमें जहां से टैलेंट मिलेगा हम वहां से रिक्रूट कर लेंगे. ठीक है, हम ये नहीं देखना चाहते. तो उसके बाद फिर इसको बिल को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए. इट मैंडेट्स द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज establishment appoint local candidates in 50% of management position and 70% नॉन मैनेजमेंट. और लोकल कैंडिडेट की डेफिनेशन भी इन्होंने बताई थी. इधर ही शुड बी बोर्न इन कर्नाटका और डोमिसाइल्ड इन कर्नाटका फॉर 15 years and more importantly he should be capable of speaking, reading and writing कन्नड़. ओके, और उसको पास करना चाहिए एक रिक्वायर्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय नोडल एजेंसी. ओके, तो ऑब्वियसली जो कन्नड़ के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको तो पसंद आया ये बात. इनफैक्ट वो तो 100% ही डिमांड करते हैं, बट ओवरऑल इंडस्ट्री को पसंद नहीं आया है, इसलिए फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे डाल दिया गया है. अब देखिए यहाँ पे नीट यूजी को लेकर आईआईटी मैड्रास ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इसमें कोई दिक्कतें नहीं है. और जो ग्रेस मार्क्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, इनका कहना है कि उसको लेकर कोई एबनॉर्मलिटीज पाई नहीं गई हैं. नो एबनॉर्मलिटीज. बट आईआईटी दिल्ली के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आईआईटी मैड्रास के एक्सपर्ट्स ने कहा है नीट के बारे में ये गलत है, एबनॉर्मलिटीज बिल्कुल है. और न्यूज़पेपर में नहीं आया है, बट अभी बाय इवनिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसमें न्यूज़ ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एनटीए को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द बाय 20 जुलाई, ओके, बाय 20 जुलाई वो सेंटर वाइज एंड सिटी वाइज ये लिस्ट जारी करेगी एनटीए. ठीक है, कि किस सेंटर से कितने एनटीए में सेलेक्ट हुए हैं और किस सिटी से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि क्या वाकई गोधरा एंड पटना से पेपर लीक हुआ था या नहीं. ओके, सो ये नीट के बारे में. आगे चलते हैं हम अपनी काम की न्यूज़ पर. हरियाणा के सीएम का कहना है कि अग्निवीर विल गेट द रिजर्वेशन इन जॉब. अब देखिए इसमें फिर अगेन वही बात आप दोबारा रिपीट कर सकते हो कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अग्निवीर, बट इवन आर्मी में से जो लोग रिटायर होकर आते हैं, ओके, बाय 35 ईयर्स वो रिटायर हो जाते हैं लोअर लेवल पे जो वर्क कर रहे होते हैं, राइफलमैन एंड हवलदार वगैरह. ठीक है, तो उसके बाद इनको रिजर्वेशन वैसे भी है. सीएपीएफ में देख लीजिए या सीआरपीएफ में या अदर जितने भी हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, फोर्सेस, उसमें इनको रिजर्वेशन है. बट आज तक जितना परसेंट रिजर्वेशन है वो सीट्स भी फिल नहीं हो पाती हैं. तो सिर्फ एक नाम के लिए रिजर्वेशन दे देना और बाकी वो सीट्स फिलअप करना, इन दोनों में काफी फर्क है. तो पहले भी ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं देखा गया है और अग्निवीर के केस में भी ये कितना सक्सेसफुल होगा, वी हैव टू वेट एंड सी. सेंटर आस्क्ड स्टेट टू एंश्योर दैट क्वेयर कम्युनिटी गेट्स इक्वल राइट इन प्रिजन. अब प्रिजन को लेके एक न्यूज हमें थोड़े दिन पहले दिखी थी जहां पे हमने देखा था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिजन में भी हो रहा है. एंड सिमिलरली जो क्वेयर, जो थर्ड जेंडर है, इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है जेल्स में. ठीक है, तो सेंटर ने वही कहा है कि एंश्योर कीजिए कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ऑलराइट, यहाँ पर हमारे काम की न्यूज है. फर्स्ट, इंडियन रेलवे रिलैक्स द मेक इन इंडिया रूल्स टू प्रोक्योर वॉकी टॉकी. अब देखिए अभी तक ना हमारे जो इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जो ये लोकोमोटिव्स के और ड्राइवर्स होते हैं इनको कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल फोन से करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के वॉकी टॉकीज नहीं है. अब ये ऐसा नहीं है कि हम परचेज नहीं कर सकते थे. द थिंग वॉज कि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी दैट दे शुड बी मेक इन इंडिया ओनली. ठीक है, अब जिस क्वालिटी के चाहिए वो हमारे मेक इन इंडिया में नहीं बन रहा है तो फिर हम कहाँ से परचेज करें. तो इसलिए इंडियन रेलवे ने यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया है. Amid the acute shortage of walkie-talkie sets,
which are essential for crews operating passenger and goods train. The Indian Railways have relaxed Make in India norms to procure the very high frequency communication system from the global market. तो आप इसे यूज करेंगे एज अ फॉर्डर पॉइंट अपने एग्जाम में जब आप रेलवे सेफ्टी पर कोई क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं उससे फायदा होगा। Gadgets could not be procured as quality products meeting the required specifications were not available with local manufacturer, क्योंकि प्रोडक्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरर के पास है ही नहीं, इसलिए हम अब तक परचेज नहीं कर पा रहे थे। सेकंड न्यूज पे चलते हैं। पोल विक्ट्री एंड गुड इमेज डू नॉट एब्सॉल्व पीपल ऑफ क्राइम। अब यहाँ पर केस था विद रिस्पेक्ट टू यूपी के एमएलए है छोटे सिंह। अब यहाँ पर पुलिस ने इनकी जो एफआईआर वगैरह थी वो सब सिर्फ इसलिए बंद कर दी कि सर ये जीत कर आए, जनता के बीच इनकी इमेज अच्छी है। बट बात यह है कि इन पे डबल मर्डर का केस चल रहा था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ चुनाव जीत लेना या फिर पब्लिक के बीच में इमेज अच्छी होना आपको एब्सॉल्व नहीं कर देता फ्रॉम योर क्राइम। The electoral wins and good public image do not absolve people of criminal prosecution. The apex court said that the criminal charges against Mr. Singh seems to have been wiped out for no reason other than his poll victory. तो ये चीज खुद यूपी के सीएम योगीनाथ जी के साथ भी है। आई थिंक उनके 23 या 27 केस चल रहे थे उनके अगेंस्ट, जो कि उन्होंने बाद में हटवा दिए सीएम बनने के बाद। ईडी कैनॉट इन्वोक पीएमएलए बिफोर पुलिस रजिस्टर केस। अब तमिलनाडु के 7 कलेक्टर्स को इस तरह के समन भेजे गए थे, राइट, क्योंकि पीएमएलए के अंडर उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया था। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था बट कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो जज बैठी थी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की बेला त्रिवेदी जी, उनका मानना था कि नहीं इनको आना ही चाहिए। जनरली उनका टिल्ट हमने देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ही गया है काफी जजमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ईडी को एक बात बोली गई है कि पहले एटलीस्ट आप पुलिस को केस रजिस्टर तो करने दीजिए, उसके बाद आप इन्वोक कीजिए पीएमएलए का केस, ठीक है। पहले एटलीस्ट पुलिस रजिस्टर तो करे केस। So possession of unaccounted property or illegal money per se cannot be the reason for ED to initiate proceedings under PMLA 2002 unless there is material to believe that ill-gotten wealth is proceeds of a crime related to a scheduled offense under the act। ठीक है, जब तक आपके पास कोई ऐसा एविडेंस ना हो कि इस इंसान ने जो वेल्थ बनाई है वो इट केम फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। Okay. Even before the jurisdictional police register a case for any of the criminal offences listed in the schedule appended to the PMLA। ठीक है, तो पहले पुलिस इस पीएमएलए के अंडर में आने वाले किसी ऑफेंस के अंडर केस तो रजिस्टर करे, उसके बाद आप रजिस्टर कीजिए अंडर कि ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आई है। ठीक है, तो ये 3 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कहीं पे एक फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करेंगी। आगे चलते हैं हम लोग। अमिड राइस इन अटैक 12 मिलिटेंट ग्रुप्स आर एक्टिव इन जम्मू। अब देखिए एक बात समझिए कि ये जम्मू में ये न्यू मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो राइज कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर न्यू मिलिटेंट ग्रुप्स। जिसको थोड़ा ओके, न्यू मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, न्यू टेक्निक्स हैं इनकी। और बाकी इसी इशू पर अभी इसी वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, तो अभी हम उसके रिस्पेक्ट में इसको डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। अभी इस न्यूज को यहाँ पर रखिए, इसको हम इंडियन एक्सप्रेस के साथ डिस्कस करेंगे। नो साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पर गवर्नमेंट का एक पोर्टल हुआ करता है जीएम, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये कंपल्शन लगाया गया है कि आपको यहीं से परचेज करना होगा इसी पोर्टल से, ठीक है। लेकिन हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर या तो हमें वो मटेरियल मिलता नहीं है या उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है या तो वो डिले होती है या अफेक्ट होती है। तो इनकी हमेशा से डिमांड थी गवर्नमेंट से कि आप ये नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स कीजिए कि हमें यहीं से खरीदना है, ऐसा कंपलसरी मत कीजिए, ओके। तो फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ईजेस द प्रोक्योरमेंट रूल्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च गुड्स। This will provide greater flexibility to scientific ministries to import and buy equipment necessary for research, okay। अब ये जो चेंजेस किए गए इन जनरल फाइनेंस रूल, ये जनरल फाइनेंस रूल कौन जारी करता है? तो ये जारी करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, okay। It follows the demand made for years by the scientists who have often said that restrictive rules on the purchase of research equipment have slackened the pace of research productivity। These are prescribed by finance ministry, define the condition
under which public procurement is conducted and they are periodically updated. The new exemptions are specific to scientific ministries. सभी मिनिस्ट्रीज को नहीं दिया गया है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी उन्हीं मिनिस्ट्रीज को, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, डीआरडीओ, आईसीएआर, इन सबको एग्जेम्पशन दिया गया है कि ये परचेज कर सकते हैं जीएम यानी गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस के बाहर जाके भी। फर्स्ट टाइम ऑफ द चेंजेस दे आर रेजिंग इन द थ्रेशोल्ड प्राइस ऑफ गुड्स। अब इनकी जो प्राइस हो सकती है उस पर भी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। पहले था कि आप 25,000 तक की चीज खरीद सकते हो, अब आप 1 लाख तक की यहाँ पे खरीद सकते हो, ओके, विदाउट गोइंग थ्रू ए टेंडरिंग प्रोसेस। Second is the purchase committee consisting of 3 members nominated by head of department must survey the market to establish that it offers the most value for money and quality। और इसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख। अब देखिए ये जो लेकर आए थे ना नॉर्म्स, इसके पीछे मोटिव तो अच्छा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी डिपार्टमेंट में कोई इक्विपमेंट चाहिए रिसर्च के बड़े बड़े, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो फिर अपनी मर्जी से वो लोग अपने जान पहचान वालों से या जहां से उनको कमीशन मिल सकता है वहां से खरीद लेते थे, ओके। और कमीशन तो हर जगह चलती है आजकल सरकार में, बट यहाँ पर ये था कि अगर जीएम पर वो क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करें, ठीक है, या यहाँ पर जो मिल रहा है वो घटिया क्वालिटी का मिल रहा है। जैसे आपको मान लीजिए कि आप सैमसंग का टैबलेट मिल रहा है जबकि आपको चाहिए एप्पल का, ठीक है। तो मोटिव तो अच्छा था इसको लाने के पीछे, लेकिन हम उतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करा पाए अपने प्लेटफॉर्म पे, इस वजह से ये रिलैक्सेशन देने पड़े। However, there is a catch. Most scientists are not quite happy with, as these relaxations are only, now focus on this word, they are only applicable once it is established that the required goods are unavailable on government e-marketplace। ठीक है? क्योंकि बात वही आ रही है कि मुझे टैबलेट चाहिए, वो इस पर अवेलेबल भी है लेकिन वो सैमसंग का है, वो क्वालिटी का नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये रिलैक्सेशन तभी मुझे मिलेगा जब यहाँ पर कोई भी टैबलेट अवेलेबल ना हो। अगर सैमसंग का अवेलेबल है तो फिर मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे यही लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ज्यादा खुश नहीं है इस चीज से। GM is a government mandated website which lists sellers of Indian made or assembled goods and is administered by micro, small and medium enterprise ministry। स्टेट कैनॉट टिंकर विद द शेड्यूल कास्ट लिस्ट, तो ये कल हमने बिहार के रिस्पेक्ट में देख लिया था जहां उन्होंने SC की लिस्ट में कुछ न्यू कास्ट को डाला था, लेकिन वहां पर उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 341 जो ये लिस्ट होती है शेड्यूल कास्ट की, इस लिस्ट को चेंज किया जा सकता है ओनली वाया पार्लियामेंट, ठीक है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, कोई नहीं, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा ही हम इस लिस्ट में किसी को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। पाइथॉन्स, अब दुनिया भर के जानवर खाने के बाद इंसान को लगता है कि शायद पाइथॉन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं, ठीक। अच्छे खासे इनके फार्मलैंड्स बनाए जा रहे हैं जहां इनकी फार्मिंग की जा रही है इन सेंट्रल थाईलैंड, और सिर्फ पाइथन से नहीं, क्रोकोडाइल्स की भी फार्मिंग की जाती है बहुत अच्छे लेवल पर, क्योंकि इनसे बनने वाले बैग, बेल्ट, पर्स, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, शूज भी बनते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो क्रोकोडाइल को भी एक्सप्लॉइट कर लिया, अब हम लोग पाइथॉन्स को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। They are being raised for their robust diamond patterned skins which are sold to high-end European fashion houses for belts, bags and handbags। बट कुछ लोगों का मानना है कि स्नेक की असली वैल्यू छुपी हुई है उसके मीट में। The demand for meat is growing globally despite the carbon footprint associated with traditional livestock। Snakes can tolerate high temperature, drought, reproduce quickly and grow far faster than traditional sources of animal protein while consuming a lot less food। ये कम खा के भी जी सकते हैं। China and Vietnam alone have at least 4,000 python farms producing several million snakes, mostly for the fashion industry। Python farming may offer a flexible, efficient response to the global food insecurity and they can survive for months on end with no food at all and no water। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी आजकल बहुत बेतुके पॉइंट्स पूछता है यार, कि ये फलाना एनिमल है वो रोड नहीं करता, एक फलाना एनिमल है वो पेड़ में ऐसे डंडे घुमाता है, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी पिछले 2 साल से। The pythons were fed waste chicken and wild caught rodents and offered a more efficient feed to meat ratio than poultry, beef and even crickets। ठीक है, इन सबको तो अच्छा खिलाना पड़ता है, लेकिन पाइथन को आप कुछ भी खिला सकते हो, जैसे वेस्ट चिकन खिला सकते हो उसको, ठीक है,
मरे हुए चूहे खिला दो उसको, ठीक। तो इसका फीड टू मीट रेशियो बेटर होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता इसको मेंटेन करने में। The climate impact of meat has been extensively documented with the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change noting that the meat from grazing animals has been consistently identified as the single food with greatest impact on the environment। ठीक है, इसका जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं हमारे जो मीट वगैरह हैं, इनका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए माना जाता है कि वेजी बन जाइए, उससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। OECD estimate that demand for meat will increase by 14% by 2032. Meanwhile, drought and extreme weather are making traditional farming increasingly difficult. तो हम लोग न्यू सोर्सेज ढूंढ रहे हैं अपनी फूड सिक्योरिटी के। इंटरजनरेशनल इक्विटी एज टैक्स डिवोल्यूशन क्राइटेरिया। अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग को एक नया क्राइटेरिया यूज करना चाहिए फॉर आवर 16th फाइनेंस कमीशन, दैट इज इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आज हम लोग बहुत ज्यादा बोरो करना शुरू कर दें, अल्टीमेटली फिर इसको पे कौन करेगा? फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आज के लोग बोरो कर रहे हैं अपनी जरूरतों को मीट करने के लिए, और फ्यूचर जनरेशन इसको पे करेगी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हमने आज लोन लिया, ठीक है, देश पे कर्ज बढ़ता चला गया, तो फिर अगली जनरेशन जब आएगी तब और ज्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, तब और उनसे टैक्स लिया जाएगा उस कर्ज को पे करने के लिए, राइट। उसको कहते हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी। ठीक है, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए, दो चीजें होती है, एक होती है वर्टिकल डिवोल्यूशन और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल यानी सेंटर की तरफ से स्टेट को कितना टैक्स जाएगा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल में यानी किस स्टेट को कितना कितना देना है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हम लोग तय करते हैं बेस्ड ऑन ए फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है ये आपके नीचे। 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला ये। 14th और 15th में कुछ चेंजेस किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन को हमने कितना वेटेज दिया था 14th में? 27.5। यहाँ पर कितना दिया? 15। लेकिन बाकी का जो 12.5 बच गया 12.5, उसको हमने हटाया नहीं, उसको हमने यूज कर लिया एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन, अब ये जो पॉपुलेशन आई थी ना 14th फाइनेंस कमीशन में, दिस वाज टोटली बेस्ड ऑन 1971 पॉपुलेशन, ठीक है, ताकि सदर्न स्टेट्स नाराज ना हो। लेकिन फिर 15 कमीशन में सदर्न स्टेट्स नाराज हुए कि हम यूज करने जा रहे थे 2011 की पॉपुलेशन। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को फिर ज्यादा पैसा मिलेगा, साउथ को कम मिलेगा। लेकिन हमने जो 12.5% निकाला उसको दे दिया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही है? सदर्न स्टेट्स की, राइट। तो इससे इनको लॉस नहीं हुआ। इनकम डिस्टेंस यानी कि सबसे रिच जो लोग हैं और उसके नीचे जो सबसे पुअर है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस का क्राइटेरिया पहले था 50%, अब कर दिया गया 45%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को वेट दिया गया था 7.5%, उसको बढ़ा के कर दिया गया 10%। एरिया यानी कि किस स्टेट का साइज कितना है उसको हमने सेम रखा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि न्यू क्राइटेरिया ऐड किया जाए, दैट इज इंटरजनरेशनल इक्विटी। इंटरजनरेशनल यानी कि कितने स्टेट्स हैं जो अपने खुद के रेवेन्यू, खुद का अपना रेवेन्यू ड्राइव करके अपनी जरूरतें मीट कर रहे हैं, और कितने हैं जो सेंटर से पैसा मिलके या बोरो करके अपनी सरकार चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टेट ज्यादा बोरो कर रहे हैं आज अपने खर्चे के लिए, उनकी उन स्टेट्स में अगली जनरेशन को ही पे करना पड़ेगा वो सब कुछ। तो ऑब्वियसली बात है, ये सब आइडियाज हैं, सजेशन है, कोई आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। फाइनेंस कमीशन, it decides the horizontal distribution formula once every 5 years. Equity is prioritized over efficiency. अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते कि कौन से स्टेट की एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब कौन सा स्टेट ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे यूज कर पा रहा है, ठीक है, फंड्स को अच्छे से यूज कर पा रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि नहीं, हमें बराबर देना है सबको, जैसे बिहार यूपी की नीड ज्यादा है तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा, कर्नाटका तमिलनाडु इनकी नीड कम है तो हम उनको कम देंगे, ठीक है। दो की सदर्न स्टेट्स ने हमेशा ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया है उस पैसे को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्विटी को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर एफिशिएंसी। Equity in the distribution formula is about intragenerational activity, that is to redistribute tax revenue among states. The argument is that intergenerational equity should be a factor in India's horizontal distribution formula for tax devolution. तो यहाँ पर ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंटरजनरेशनल इक्विटी शुड बी ए फैक्टर इन दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो है क्या ये इंटरजनरेशन? Intergenerational equity is the principle of providing equal opportunities and outcomes to every generation, where every generation pay for the public services it receives and does not burden the future generation through borrowings.
अब इसको याद रखिएगा, रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी ये क्या कहती है? जब भी गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा करेगी अपने करंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, तो हाउस होल्ड विल रिएक्ट थ्रू हायर सेविंग्स and thus enable the future generation to pay higher taxes as well keep aggregate demand in the economy constant over different period. Now say Ricardian equivalence theory हमें जो बोल रही है, अगर आज की सरकार आज के खर्चे पूरे करने के लिए ज्यादा बोरो करना शुरू कर दे। अब ये बोरो बोरो कहाँ से होता है? पब्लिक के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग अपने पैसे अभी तक अलग अलग चीज कंज्यूम करने में यूज कर रहे थे, नहीं, गवर्नमेंट ने जब बोरो करना शुरू करा, ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया कि यहाँ से हमें अच्छे रिटर्न आएंगे। हमने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से हमें रिटर्न आएंगे, राइट। तो क्या हुआ कि पब्लिक जो पैसा डाइवर्ट कर रही थी कुछ कंज्यूम करने में, मार्केट में डिमांड जनरेट करने में, अब पब्लिक ने पैसा कहाँ डाइवर्ट कर दिया, उसको सेविंग्स करने में, ठीक है। पब्लिक के लिए तो सेविंग है ना, जो गवर्नमेंट की बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट वगैरह में हमने हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए क्या है? बोरिंग है वो। फिर अल्टीमेटली जैसे सपोज कीजिए कि हमने फिक्स डिपॉजिट किया 15 साल का, 20 साल का, इवन 30 ईयर्स का भी होता है, ठीक है, ये सब हमने फिक्स डिपॉजिट किया, गवर्नमेंट इस पे हमें इंटरेस्ट देती रहेगी, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कल वापस इसको चुकाना तो है पब्लिक को। फिर गवर्नमेंट जब परसों फ्यूचर में इसको पे करेगी, तो वो क्या करेगी, वो दोबारा से टैक्स बढ़ाएगी। और ये टैक्स कब बढ़ेंगे? जो हमारी अगली जनरेशन आएगी 15, 20, 30 साल बाद, उस पर ये टैक्स बर्डन पड़ेगा। यही कहता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी, दैट वेन एवर गवर्नमेंट रिसोर्ट्स टू बोरोइंग फाइनेंस टू फाइनेंस करंट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड रिएक्ट थ्रू हायर सेविंग्स, ठीक है। तो सेविंग्स हम लोग सेविंग करना शुरू कर दिए, एंड दस इनेबल द फ्यूचर जनरेशन टू पे हायर टैक्सेस। जब गवर्नमेंट वापस चुकाएगी तो फिर उस जनरेशन के लोगों से ज्यादा टैक्स लेगी, एज वेल एज कीप दी एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी कांस्टेंट ओवर डिफरेंट पीरियड। अब क्योंकि हमने कंज्यूम करना कम कर दिया था यहाँ पर, और आगे की जनरेशन में भी क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएंगे तो भी कंजम्पशन उस टाइम भी कम हो जाएगा, और जो मार्केट में डिमांड है ओवरऑल वो क्या रह जाएगी, कांस्टेंट। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी ही नहीं। दिस इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी। अब इंटरजनरेशनल वर्सेस इंट्रा जनरेशनल। अब अगर हम आज के स्टेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करें, हाई इनकम एंड लो इनकम स्टेट्स में, तो हाई इनकम स्टेट्स में आप अपने सदर्न स्टेट्स को रख दीजिए, साथ में गुजरात हरियाणा को रख दीजिए। उसी तरीके से लो इनकम स्टेट में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड को रख दीजिए। अब इसमें एनालाइज कीजिए कि जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, अभी मैंने आपको नीचे क्राइटेरिया दिखाया दोनों का, 14th फाइनेंस कमीशन थी, उसका टाइम पीरियड वैलिड था 15 to 20। दी ओन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, खुद से टैक्स अर्न कर के स्टेट्स ने जो किया, तो ओन टैक्स रेवेन्यू फाइनेंस अप टू 59% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन हाई इनकम स्टेट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता होगा, बाय दिस टाइम हमने कई बार डिस्कस किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे सैलरी देनी है हर मंथ, पेंशन देनी है हर मंथ, ओके, इस तरह की चीजें हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जो हम लोग कुछ ऐसी चीज बनाए जो हमें बाद में रिजल्ट दे, जैसे हमने हाईवे एक्सप्रेस बना दिया, टोल आता रहेगा, पैसे आते रहेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज बना दी, वो हमें रिटर्न देती रहेंगी डिविडेंड जनरेट करके, ठीक है। तो ओन टैक्स रेवेन्यू फाइनेंस अप टू 59% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाई इनकम स्टेट, यानी कि हाई इनकम स्टेट कहीं ना कहीं अपने खुद से काफी सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर के लिए। वेयर एज इन लो इनकम स्टेट देयर ओन टैक्स रेवेन्यू वॉज जस्ट 35.9%। अब जो लो इनकम स्टेट्स यानी उनके पास टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, ज्यादा सोर्सेज नहीं है, इसलिए वो बहुत कम टैक्स जनरेट कर पा रहे हैं खुद से। सो द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू स्टेट जीडीपी जो होती है उसके और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम रेशियो देखेंगे, तो हाई इनकम स्टेट में ये रेशियो था 10.9%, और जबकि जो लोअर इनकम स्टेट था उनमें था 18.3%। Nearly 57% of revenue expenditure in low income state was financed by union financial transfer। तो अब ये जो लो इनकम स्टेट्स हैं वो ज्यादातर किस पे डिपेंड है, अब वो मेजोरिटी डिपेंड हो गए कि यूनियन गवर्नमेंट से जो फाइनेंशियल ट्रांसफर आएंगे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, उनसे हमारा खर्चा चलेगा, खुद से ज्यादा रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हुए। एंड ओनली 26% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वॉज फाइनेंस्ड बाय यूनियन फाइनेंशियल ट्रांसफर इन हाई इनकम स्टेट, जबकि हाई इनकम स्टेट में सिर्फ 27.6% वो लोग डिपेंडेंट है यूनियन से जो पैसा आएगा उस पर, ओके। तो यहां पर हमें 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट, लो इनकम स्टेट्स फाइनेंस a small portion of their revenue expenditure with their own tax revenue and also receive larger amount of union financial transfer, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट कि जो लो इनकम स्टेट्स हैं उनकी अपनी खुद की रेवेन्यू मोबिलाइज करने की कैपेसिटी कम है और वो ज्यादा से ज्यादा यूनियन पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
High income states finance a substantial portion of their revenue expenditure with their own tax revenue but receive too little union financial transfer. और इसलिए सदर्न स्टेट्स जनरली थोड़ा सा नाराज चलते हैं सेंटर से, आज से नहीं हमेशा से. एंड थर्ड, high income states had to incur a deficit of 13.1% and low income states end up with a deficit of only 6.4% of their revenue expenditure. अब देखिए जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि डेफिसिट कहाँ होना चाहिए ज्यादा, नॉर्दर्न स्टेट्स में, बट ऐसा नहीं है. जो हाई इनकम स्टेट्स हैं उनमें डेफिसिट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू लो इनकम स्टेट, क्योंकि जो हाई इनकम स्टेट्स वाले हैं उनको ऊपर से पैसा कम आता है सेंट्रल की तरफ से. 10, high income states raise higher amounts of their own tax revenue and curtail their own revenue expenditure yet incur higher deficits because lower union financial transfer compared to low income states. ओके तो यहाँ पे ये चीजें समझनी थी, हमने समझ ली. आगे चलते हैं. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ईडी के रिस्पेक्ट में, इज प्रूफ ऑफ नेसेसिटी. ठीक है, पहले ईडी को बताना चाहिए कि ये जरूरी था क्या ये नोटिस देना, या आपके पास इसके लिए कोई एविडेंस थे. इज प्रूफ ऑफ नेसेसिटी ए प्री रेक्विसाइट फॉर ईडी टू अरेस्ट अक्यूज अंडर पीएमएलए. अब देखिए पीएमएलए पे हम लोग ऑलरेडी पूरे इसके प्रोविजन समझ चुके हैं. एक सेशन किया था हमने मेंस 450 प्लस में. ठीक है, वहां हमने पीएमएलए एक्ट पूरा डिटेल में समझ लिया था. अब से मैं आपको जो न्यूज़पेपर का वीडियो होता है ना उसके नीचे वो लिंक शेयर कर दिया करूंगा हर एक मेंस के वीडियो का जो आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड होगा. ठीक है, एंड प्लीज आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग का ऐसे मिस मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर मैं हर टॉपिक को डिटेल में न्यूज़पेपर के साथ ही लेके जाऊंगा तो ये न्यूज एनालिसिस 2 घंटे से ऊपर चला जाएगा. ऑलरेडी 1 आवर हो ही जाता है दोनों न्यूज़पेपर कवर करते करते. ठीक है, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी हो जाता है क्योंकि कल जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे आया था एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था उसे हमें डिटेल में समझना जरूरी था. ठीक है, तो वो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में समझा. फिर नो, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें दो चीजें निकल के आती. फर्स्ट वन कंसर्न द क्वेश्चन वेदर एन ऑफिसर अरेस्टिंग ए पर्सन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज शुड डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसिटी फॉर अरेस्ट फॉर एक्शन ऑफ द डीम्ड वैलिड. ठीक है, तो यस बिल्कुल आपको पहले दिखाना चाहिए कि ये जरूरी थी हमें इसको अरेस्ट करना. ऐसा नहीं कि अरेस्ट करने के बाद कोर्ट कहे कि इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है. और सीरियसली अभी तक ईडी कोई बड़े सबूत पेश कर भी नहीं पाई है, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ना हेमंत सोरेन के खिलाफ, और ना ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ. The other voiced the shock and revulsion at the ease and quickness with which courts were staying recent orders granting bail. Section 19 of PMLA speaks of the arresting officer being required to have reasons to believe. Now, this is the problem कि जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है he should have the reason to believe that the person is guilty of money laundering before effecting arrest. Now, ये अरेस्टिंग ऑफिसर से बिलीव करे कि यहाँ पे हमारे पास रीजंस हैं बट एविडेंस कहाँ है वो मैटर करता है. PMLA cast a statutory obligation on an officer to both record the reasons for arrest and convey the ground for arrest to the accused. और पिछले कुछ डिस्कशन में हमने एक और चीज देखी थी कि यहाँ पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो आपको यहाँ पर जो एफआईआर होती है उसकी कॉपी भी नहीं देता है, रीजंस भी नहीं बताता है कि हम आपको अरेस्ट किस लिए कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज बोली गई है कि ये ऑब्लिगेशन है आप पर कि आप रिकॉर्ड भी कीजिए रीजंस जिनके लिए आपने अरेस्ट करा है और कन्वे भी कीजिए ये रीजन अक्यूज को कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है. Whether these obligations include a duty to demonstrate the necessity to arrest the person will have to be decided. अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा. It is established that the existence of a power is not sufficient justification for exercising it. क्योंकि ऑफिसर्स यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास पावर है आपको अरेस्ट करने की, तो कोर्ट ने यही कहा है कि जस्ट एक्जिस्टेंस ऑफ ए पावर इज नॉट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजिंग इट. कोर्ट्स ऑर्डर इज दैट इट लेज डाउन द व्यू दैट द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स डिसीजन ऑन अरेस्ट ought to be rooted in compliance with statutory requirement. The arrest under the PMLA cannot be on mere whim. आप अपनी मर्जी पे सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते कि हमारे पास पावर थी अरेस्ट करने की तो हमने कर लिया. During investigation, they should consider exculpatory material too and not merely material against the accused. Next is in search of jobs. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है अगर हम हार्नेस करना चाहते हैं फॉर ईजिंग द बर्डन और फॉर एफिशिएंसी. जॉब्स को लेके बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा. यहाँ पर जो एनुअल सर्वे होता है उसने बताया था हमें कि 21% ऑफ टोटल एस्टेब्लिशमेंट यूज द इंटरनेट फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज. ओनली 21% एंटरप्राइज यूज करते हैं इंटरनेट को, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को कम यूज कर रहे हैं.
ठीक। सेकंड इज आईएलओ की एक रिपोर्ट कहती है कि दैट अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एम्प्लॉयड अबाउट 11 करोड़ वर्कर, ठीक है, जिसे हम अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट वाज स्टैग्नेंट, हार्डली 12 to 14%। देखिए हमारे यहाँ मैक्सिमम हम लोग 15% तक जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, जबकि चाइना में 30% है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, इसलिए उनके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुआ है। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस है वो इसीलिए है क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ही इतना कम है टोटल जीडीपी में। एंड द स्लो ट्रांजिशन ऑफ जॉब्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर रिवर्स्ड ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। The current rate of job creation will not be sufficient to meet the future demand. 45% ऑफ टोटल वर्कफोर्स हमारी अभी भी एंगेज है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में। सेंटर अब ये हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था कि सेंटर को एक रोबो टैक्स इंपोज करना चाहिए क्योंकि जो ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, ऑटोमेशन ये जॉब्स को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग यहाँ पर एक रोबो टैक्स लगाना शुरू करें ताकि उसे उससे जो फंड इकट्ठा होगा उससे हम लोग जिनकी जॉब्स जा रही है या उनकी पे कम हुई है उसको बेटर कर सकेंगे। अब देखिए ऑटोमेशन को हम लोग अलग से भी समझ सकते हैं कि ऑटोमेशन में हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर ऑटोमेशन हमारे लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है, बट एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी लेकर आती है। ठीक, तो हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाकी कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में इन डिटेल डिस्कस करेंगे हम इनको। हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में जानते हैं। सही, अगर हम ये देखें कि ऑटोमेशन हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, फर्स्ट इज दैट इट विल बी ए पावरफुल ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, राइट, न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा हमारे लिए। और क्योंकि मशीन्स यहाँ पे मोस्टली काम करेंगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए हायर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और अल्टीमेटली जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो प्राइसेस लो हो जाते हैं और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा, कंज्यूमर्स को। ठीक है, जैसे हाथों से बनाई हुई साड़ी महंगी मिलती है और मशीनों से जो बनाई हुई होती है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, राइट। सेकेंड इज कि वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो जाएंगी वर्कर की, जो काम वो 8 घंटे 10 घंटे में कर रहा है वो उसको 4 घंटे भी कर सकता है। ठीक है, अब वो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो 4 घंटे के हिसाब से उनको पैसे देता है या 10 घंटे के हिसाब से देता है, क्योंकि मशीन से अल्टीमेटली क्या काम है मशीन का कि हमारे वर्क को ईजी बनाना, ये नहीं कि हमारी जॉब्स खा जाना। ठीक, तो वो तो फिर एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो क्या सैलरी देता है हमको। एनीवे, ओके, तो एटलीस्ट जो मैनुअल लेबर की नीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लेबर तो आपको फिर भी चाहिए होगा लेकिन एटलीस्ट वो लेबर का जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो फिजिकली डिमांडिंग होता है या डेंजरस होता है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ऑटोमेशन की वजह से। ठीक है, थर्ड इज कि इम्प्रूव सेफ्टी, राइट, जैसे हमारे रोबोट्स होते हैं दे गिव अस दी हायर आउटपुट एज वेल एज जीरो एरर। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, तो इट विल इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस थोड़ी फास्ट हो जाएंगी, दे विल बी फास्टर एंड दे विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, जैसे चैटबॉट्स वगैरह बन गए हैं अब। नेक्स्ट इज कि न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, पुरानी जॉब्स अगर खत्म होंगी तो न्यू तरह की जॉब्स का क्रिएशन भी देखने को मिलेगा, हमें न्यू बिजनेस मॉडल्स देखने को मिलेंगे। बस ये हो सकता है कि शायद हाई स्किल्स की जॉब ज्यादा अवेलेबल होंगी रादर देन लो स्किल्स। तो चाहे हम प्रोग्रामिंग की बात कर लें या डेटा साइंस की बात कर लें, इस तरह की जॉब्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। एंड सिक्स्थ इज कि शायद सोशल इक्वालिटी प्रमोट करने में मदद मिलेगी ऑटोमेशन से। ठीक, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर जो हम लोग मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जॉब्स में। ठीक है, आप जो अपना रिज्यूम लिखते हो, क्योंकि एक सर्वे किया था एक लोगों ने कि उन लोगों ने सारी क्वालिफिकेशन सेम रखी थी, आईआईटी से ही पढ़ा हुआ है, ये वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ सेम रखा था, लेकिन जब अलग अलग कंपनीज के एचआर को भेजा गया तो ये देखा गया कि जिनको ब्राह्मण या हायर कास्ट के रेज्यूम तैयार किए गए थे उनको कॉल ऑफिस वहां से कॉल आया, लेकिन जहां पर दलित या दूसरों को लिया गया वहां पे कॉल कम आया, जबकि क्वालिफिकेशन पूरे सेम रखी गई थी, डिट्टो सेम। ओके, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिक्रूटमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन या एक बायस माइंडसेट देखने को मिलता है। ठीक है, बट रोबो ऑटोमेशन में हमें इस तरह की चीजें नहीं मिलेगी। तो ये हो गई अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेशन की। सिमिलरली हम लोग दूसरी चीज देखते हैं कि ऑटोमेशन में हमें चैलेंजेस क्या देखने को मिलेंगे।
देखिए इसी में हमेशा कहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को एकदम सिंपल रखिए। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा कोई हाई फाई लग रहा हो या आपको लगे कि ये पढ़ना चाहिए या पढ़ा होता तो ही लिख पाएंगे। ये सारे कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं आपको, ऑटोमेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या लेकर आएगा, क्या चैलेंजेस होंगे उसको इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जितनी सिंपल रखेंगे उतना बेटर होगा। फर्स्ट इज जॉब लॉस। और जॉब लॉस मेजरली किसका होगा? जॉब लॉस मेजरली होगा सेमी स्किल्ड वर्कर्स का एंड अनस्किल्ड वर्कर्स का। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा इसका कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है, इनिशियली एटलीस्ट। नेक्स्ट इज कि देयर कुड बी विशियस साइकिल ऑफ ए वीक इकोनॉमी। क्योंकि अल्टीमेटली वीक इकोनॉमी क्यों होगी? वीक इकोनॉमी इसलिए होगी क्योंकि इनिशियली तो यहाँ पे जॉब लॉसेस होंगे, राइट। तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनिशियली। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यानी कि लोगों के हाथ में मनी ही कम होगा, और मनी जब कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में डिमांड भी कम होगी। और अगर मार्केट में डिमांड कम होगी तो ये ऑटोमेशन जो मशीन ये किसके लिए प्रोड्यूस करेंगी, राइट। तो अल्टीमेटली हमें जॉब लॉस के साथ देखने को मिलेगी इनिशियल फेज में एटलीस्ट लो डिमांड मार्केट में। ओके। तो ये हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा वीक कर सकता है। नेक्स्ट इज ये इनकम इनक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। जिसके पास स्किल्स हैं उसको हाई पेइंग जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है। और जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वालिटी है उसको इनिशियल फेज में तो एटलीस्ट बढ़ा देगा, कि अगर हम इसके लिए तैयार ना करें, स्किल्स ना दें अपने लोगों बच्चों को अभी से। नेक्स्ट इज कि ये बार्गेनिंग पावर रिड्यूस कर देगा वर्कर्स की। बार्गेनिंग पावर इसलिए रिड्यूस कर देगा क्योंकि लेबर कम होंगे अल्टीमेटली, ओके। और मशीन ज्यादा होंगी तो क्या होगा? उनको हमेशा लो वेज ऑफर की जाएंगी, करना है करो, नहीं करना है मत करो। नेक्स्ट इज जो प्रोडक्टिविटी से हमें गेन मिलेगा उसको उल्टा रिड्यूस कर देगा ये। ओके। क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं किया है पहले से तो अल्टीमेटली फिर वो कैसे और ऑटोमेशन को इंसान यूज कर पाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो कंपनी इसमें ट्रेन नहीं कर पाएगी अपने वर्कर्स को वो अल्टीमेटली क्या कर जाएगी? वो लूज कर जाएगी कंपटीशन में। ओके। तो ये हमने कुछ देख लिया ऑटोमेशन के बारे में, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो यहाँ पर ये आर्टिकल का जो क्रक्स था वो जॉब्स को लेकर ही था, तो हमने इसके साथ ही ऑटोमेशन टॉपिक भी तैयार कर लिया अपना, ठीक है। यही सब करते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में, हर टॉपिक को जितनी बार करेंगे। और ये थ्रू आउट द ईयर, अगर मेंस 450 प्लस प्लस न्यूज एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये तीन चीजें आप रेगुलर फॉलो करें ना, आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। क्या आई अंडरस्टैंड कि ये चीज रेगुलर फॉलो करना भी आसान नहीं होता, वो खुद से नोट्स बना के, बट अल्टीमेटली ये आपको ट्रेन कर देगा उसके लिए जहां आपको कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं लगेगा। Now, technological innovation should be to reduce the workload of people and not to create hurdles for their livelihood. To industrialize agriculture, we need more public and cooperative investment to create more jobs and ease the load on farmers. It is to bring on board the private public sectors को labor unions, states, political parties to design a growth model with job creation at its center, ठीक है। तभी ऑटोमेशन हमने देखा कि अगर हम अभी से स्किल्स देकर अपने वर्कर्स को तैयार नहीं करेंगे, अपने ग्रेजुएट्स को तैयार नहीं करेंगे ऑटोमेशन के लिए, तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली कि इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी, राइट। द इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैन कॉज सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल। अब आपने पिछले 2 दिन में दो चीजें देखी होंगी। एक जगह पर जहां मुंबई में खुद प्रधानमंत्री कुछ घंटे पहले कहकर निकले कि हमने 8 करोड़ जॉब दिया है, ठीक है। वहां पर एक एयर इंडिया ने वो निकाला कि हम लोग को कुछ लोडर्स चाहिए, कुछ 600 कुछ वैकेंसी होगी, ठीक है। लोडर्स जो ये सामान वगैरह लोड करते हैं एरोप्लेन में, ठीक है। उसके लिए 25,000 बच्चों की भीड़ आ गई उस जॉब के लिए, 600 के लिए। उसी तरह गुजरात में एक ने निकाला था, रेस्टोरेंट या होटल में कोई जॉब चाहिए थी, तो वहां पर भी वैकेंसी तो थी हार्डली कुछ सिंगल डिजिट में, या 8 या 9 या भी शायद 40 कुछ होगी, ठीक है। बट वहां पर भी हजारों लोग आ गए थे। एक स्टैम्पेडी की सिचुएशन बन जाती है जहां भी खबर लगती है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो ये प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ नौकरियां किसको दी है ये तो वही जाने, बट एक बात तो सब एग्री करते हैं कि इतना झूठा प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। तो अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इस तरह से बढ़ती गई तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए सोशल अपहीवल्स ला सकता है, जैसा कि हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम देखा। हद से ज्यादा इनइक्वालिटी एंड बेरोजगारी पब्लिक को रेवोल्यूशनरी बना देगी।
चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से में होने वाले पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, और ये सबसे ज्यादा होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कंटेक्स्ट में। इंडिया रैंक सेकंड इन ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बट शेयर इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज जस्ट 2.4। ठीक है, एक्सपोर्ट के टर्म में हम लोग 8 नंबर पे आते हैं। क्यों होता है ऐसा हमारा? क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। वी हैव इनएबिलिटी टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इनएफिशिएंसीज इन द सप्लाई चेन सच एज inadequate ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ऑल दिस लीड टू सिग्निफिकेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के आपको 3 पॉइंट यहीं पे मिल जाते हैं। फर्स्ट इज हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, सेकंड इज वी हैव द इनएबिलिटी टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एंड थर्ड इज देयर इज इनएफिशिएंसीज इन सप्लाई चेन। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पेरिशेबल होते हैं, इनको हम अपनी गुड्स वाली ट्रेन में भेजना शुरू करें, वो पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते और फिर एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंचते हुए खराब हो जाते हैं उनमें से काफी सारे। राइट, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अगर हम इंडिया के देखेंगे तो इट अमाउंट टू ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ एनुअली। ठीक है, ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ये एक स्टडी कहती है। अब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए चैलेंजिंग है फूड एंड न्यूट्रिशन डिमांड को मीट करना। ओके, और ये डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो अल्टीमेटली हम लोग और ज्यादा फूड ग्रो करें वो एक एक जगह पर है, बट एट द सेम टाइम हमें जो इतना वेस्ट हो रहा है पोस्ट हार्वेस्ट, इसको भी रोकना जरूरी है। पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज एग्स, फिश, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल। अब देखिए इनमें लॉस कितना ज्यादा हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट। एग, फिश, मीट में 22% लॉस हो जाते हैं, फ्रूट में 19%, वेजिटेबल में 18%। ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द पेरिशेबल 19% ऑफ फूड इज लॉस्ट। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट प्ले एक क्रिटिकल रोल। द स्ट्रेंथनिंग, अब इसके लिए हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्री लॉजिस्टिक इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रायोरिटी बाय कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम। उसने कहा भी था कि हमें एग्री लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। द मल्टीपल लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स इन ए सिंगल सप्लाई चेन स्टार्टिंग विद फर्स्ट माइल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फार्म गेट टू मंडी, पहले तो फार्म गेट से मंडी तक, फिर लॉन्ग हॉल और होलसेल ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, रेल, वाटर और एयर, एंड लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन टू द कंज्यूमर। अगर देयर इज लैक ऑफ अश्योर्ड मार्केट कनेक्टिविटी है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ज्यादा होंगे, इनकम लॉस ज्यादा होंगे। एक टाइम था जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आने के पहले का दौर, कच्चे सड़क हुआ करते थे, उबड़ खाबड़ बैलगाड़ी से लाना होता था अनाज, तो काफी सारा गिरते हुए आता था। तो फार्म से मंडी तक पहुंचाना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता था। तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हालात बदले। ठीक है, सड़कें बनी तो फिर डिमांड भी हुई, लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, इनकम बढ़ना शुरू हो गई और फिर इस तरीके से चीजें इंप्रूव हुई। इन इंडिया फूड प्राइस वॉलेटिलिटी हैज बीन कॉज्ड पार्टली बाय सप्लाई कंस्ट्रेंट। Food Corporation of India is heavily dependent on Indian Railways to move approximately 90% of its food grains। ठीक, फूड ग्रेन्स की जब बात आती है तो हम लोग ट्रेन की बहुत हेल्प लेते हैं, लेकिन जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात आती है तो हम लोग ट्रक्स यानी कि रोड पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, जबकि हमें जरूरत है कि हम ट्रेन पे डिपेंड करें इस चीज में भी। ठीक, तो अब इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, रेलवे ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रक ऑन ट्रेन। यानी ट्रक के सिर्फ वैगन्स, ट्रेन के वैगन्स होते हैं, उनके ऊपर ट्रक्स ही रखे होंगे अल्टीमेटली। सो ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस कैरीज लोडेड ट्रक्स ऑन रेलवे वैगन। ठीक है, ये सक्सेसफुल ट्रायल रन भी हुआ फॉर मिल्क एंड कैटल फीड और काफी सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया था पार्सल स्पेशल ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल्स एंड सीड्स बिटवीन मार्केट एंड प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, किसान रेल शुरू की गई टू कनेक्ट द पेरिशेबल प्रोडक्शन सरप्लस रीजन्स टू द कंजम्पशन रीजन्स मोर एफिशिएंटली। जैसे आपके हरियाणा पंजाब में पेरिशेबल्स हो रहे हैं तो वहां से कनेक्ट किया जाए दिल्ली के मार्केट को। ओके, और इम्पैक्ट क्या देखा हमने किसान रेल स्कीम का? काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। दैट ग्रेप ग्रोवर्स जो होते हैं नासिक में, दे सिक्योर्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 5,000 पर क्विंटल बाय सप्लाइंग अबाउट 22,000 क्विंटल्स यूजिंग किसान रेल। ओके, तो ये 3 इनिशिएटिव्स आप रेलवे की कोट करेंगे इसमें। फर्स्ट इज ट्रक ऑन ट्रेन, सेकंड इज पार्सल स्पेशल ट्रेन, एंड सेकंड एंड थर्ड वन इज किसान रेल। ठीक है, इन तीनों से बेनिफिट हुआ है, इसने प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो करे, एंड नाउ वी नीड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू अवेलेबल रेलवे स्कीम्स। Therefore, investment in specialized wagons for temperature control transport and establishment of rail side facilities for safe cargo handling are essential। ठीक है, तो ये एक अच्छा सजेशन पॉइंट बनता है हमारे लिए। This would also present a significant opportunity to enhance food safety in agriculture sector by minimizing spoilage and contamination risk, streamlining loading unloading process to minimize transit times. It also emphasizes addressing staffing shortage
ठीक है, ये तो बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक है, काफी जगह वैकेंसीज रोक के बैठी है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि काम जॉब है नहीं, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ही नहीं करती है। Addressing staff shortage through recruitment, training initiatives, prioritizing railways over roadways, particularly for fruit vegetable transportation, promises efficient transportation। ठीक है, इसमें हमें काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम इसी पर रिलाय नहीं करेंगे। वी विल अगेन हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी एक सेशन जरूर करेंगे पेरिश इस पर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पर। ठीक है, हम जरूर करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं। The railway offers a tremendous opportunity to reduce post-harvest losses and positively impact not just livelihood but also the environment. Indian Railways generate up to 80% less carbon dioxide for freight traffic than road transport. There is need for adopting system-based approach, cutting across modes of transport and geographies. The private sector can play a crucial role in enhancing operational efficiency, strengthening the rail infrastructure through Triple P. It aims to bridge farm to market gap with modern infrastructure and value addition support. ठीक है, तो यहाँ पर हमें काफी सारे काम के पॉइंट्स मिले, बाकी हम इनको दोबारा उसमें भी कवर करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में, या फिर हम लोग मेंस 450 प्लस में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पर एक सेपरेट सेशन करेंगे। चलिए, तो आज इसमें काफी सारा था, आगे चलते हैं। ये कंस्ट्रेंट्स हैं जो फार्मर्स फेस कर रहा है, हमने इसको वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स फेस बाय फार्मर्स जैसे फ्रेगमेंटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इनएडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट कोल्ड एंड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है, सीजनल डिमांड है एंड सो ऑन। लेट्स मूव ऑन। ये विमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात है, बट इसमें ऐसा कुछ नया नहीं मिला जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा हो। सिर्फ कुछ डेटा उठा लेते हैं, जैसे यूके में कितनी विमेन पार्लियामेंटेरियन है, 40%। साउथ अफ्रीका की नेशनल असेंबली में 45%। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उनकी लोकसभा में 29%। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आप याद रख सकते हैं, यूके, साउथ अफ्रीका, यूएस। न्यूजीलैंड पहली कंट्री बना था, दो वो अंडर ब्रिटिश एम्पायर ही था उस टाइम, बट वो पहली कंट्री बना था विच ग्रांट यूनिवर्सल वुमेन सफरेज इन 1893। यूके ने वुमेन को वोटिंग राइट्स कब दिए, 1928 में, और यूएस ने कब दिया, 1920 में। ठीक है, इंडिया सिर्फ एक पहली कंट्री है वर्ल्ड की जिसने आजादी के साथ ही फर्स्ट इलेक्शन में ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दे दिया, इंक्लूडिंग वुमेन। राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन, right from first general election of 1952. The representation of women in Lok Sabha and state legislative assembly has been far from satisfactory. विमेन एमपीज अगर हम लोग देखें तो अभी जो करंट लोकसभा है हमारी 18, तो उसमें सिर्फ 14% है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में देखेंगे तो सिर्फ 9% रिप्रेजेंटेशन विमेन को है। 73rd 74th अमेंडमेंट ने 1/3 रिजर्वेशन दिया था विमेन को म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज पर, लेकिन वहां से ऐसी कोई लीडर्स निकल के नहीं आई जो आगे चल के एमपी एमएलए बन सके। अब तो क्या तरीके हैं हमारे पास इसको बढ़ाने के लिए। फर्स्ट, टू एंश्योर हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वॉलेंट्री और लेजिस्लेटेड कंपलसरी कोटा दिया जा सकता है फॉर कैंडिडेट विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही मैंडेटरी किया जा सकता है कि आप अपने जितने टोटल कैंडिडेट उतार रहे हो उसमें से 33% कैंडिडेट्स वुमेन ही होने चाहिए। ठीक है, बट ये तो होने से रहा, पार्टीज तो एग्री करने से रही। सेकंड, कोटा इन पार्लियामेंट थ्रू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सेकंड तरीका है कि आप पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में ही रिजर्वेशन दे दो कि 33% सीट्स पर सिर्फ विमेन आएंगी। ठीक है, तो यही इंडिया ने दिया है। ठीक है, हमने जो अमेंडमेंट अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया उसमें, हालांकि ओपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं दैट इट वुड बी सीन एज विमेन नॉट कॉम्पिटिंग ऑन मेरिट, तो हाँ ये पॉइंट वैलिड है। सेकंड, सीट रिजर्व फॉर विमेन वुड बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। अब क्या है कि आज मैं जिस सीट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ, अगले साल हो सकता है अगले इलेक्शन में यहाँ पर महिला सीट आ जाए और मुझे सीट छोड़नी पड़े, तो फिर मैं अपना फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा वहां कि मैं अपना नाम बनाऊं या इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करूं। जब अगली बार मुझे यहाँ से टिकट मिलने के चांसेस ही नहीं है तो फिर मैं किसके लिए डेवलपमेंट करूं, राइट? इस तरह का माइंडसेट है। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में मेन प्रॉब्लम यही है कि वहां पे लोग काम करते हैं तो यही सोचते हैं कि इसके बाद वुमेन सीट आ जाएगी तो हमें तो चेंज होना पड़ेगा, तो फिर वो काम नहीं करते हैं ठीक से, या फिर वो सोचते हैं चलो ठीक है वुमेन सीट आएगी तो मैं अपनी वाइफ को बना दूंगा, लेकिन अपनी पकड़ ढीली नहीं करते हैं। तो वही चीज यहाँ भी होगी। ठीक है, इट विल रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर एमपीज टू वर्क हार्ड टू नर्चर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दिस इज सेकंड रीजन। थर्ड, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में ऑलरेडी कोटा दे रखा है उन्होंने वुमेन को पार्लियामेंट में, बट दे फेयर पुअरर देन कंट्रीज विद पॉलिटिकल पार्टी कोटा। ठीक है, उसके बाद ही पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, बल्कि उन कंट्रीज में ज्यादा अच्छे हालात है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में ही कोटा दे रखा है कि इतने कैंडिडेट्स को टिकट देना ही है। 106th अमेंडमेंट, इंडिया रैंक 143 इन लिस्ट ऑफ कंट्रीज विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स, एंड ये पब्लिश कौन करता है, आईपीयू, दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में रिजर्व कर दिया गया। इस अमेंडमेंट का नंबर याद रखिए
This would ensure fair representation of women in legislature that would increase gender sensitivity in parliamentary process legislation. It would also hopefully increase the number of women ministers. शायद the reservation shall come in effect, but वो अभी नहीं आएगा, जब एक delimitation exercise होगी उसके बाद आएगा, और delimitation exercise डिपेंडेंट है सेंसस पर, और सेंसस 21 से पोस्टपोन किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली। जब वो होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जाकर ये रिजर्वेशन फोर्स में आएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, 14 कंट्रीज इसकी मेंबर है, और ये 4 पिलर्स पे डिपेंड है। ठीक है, 4 में से जो पहला पिलर है ट्रेड, उसको इंडिया ने आज तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आते हैं, जैसे कंपलसरी लेबर लॉस एंड ऑल दोस थिंग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये उसके 4 पिलर हैं। फर्स्ट है ट्रेड, जो हमने ज्वाइन नहीं किया। दूसरा है सप्लाई चेन, वो हम कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी हम लोग अब ज्वाइन करने जा रहे हैं। एंड फोर्थ है टैक्स एंड एंटी करप्शन। ये 4 पिलर हैं इस पार्टनरशिप के। बट रिमेंबर, देयर आर नो प्रोविजन ऑन टैरिफ कट्स ऑन गुड्स। गुड्स पे टैरिफ कट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इंडिया अब ज्वाइन करने जा रहा है ये जो क्लीन इकोनॉमी वाला पिलर था उसको। इंडिया इज लाइकली टू सून साइन क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट अंडर यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। हालांकि इंडिया इज नॉट येट रेडी टू ज्वाइन दी ट्रेड पिलर। इसको हम लोग अभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें देयर विल बी फ्रेमिंग ऑफ हाई स्टैंडर्ड रूल्स, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कहीं चाइल्ड लेबर का तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिमिलरली डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होना चाहिए, डेटा लोकलाइजेशन नहीं हो सकता, लेबर लॉस, एनवायरमेंट इश्यूज, इस तरह की चीजें। तो ट्रेड पिलर को ज्वाइन ना करने के ये हमारे रीजंस हैं। नेक्स्ट इज India was the only country in 14-member IPEF bloc that has not endorsed the Clean Economy and Fair Economy Pact at the ministerial level. But अब हम लोग इसको एंडोर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ही एक रह गए थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और ये बनाया गई थी ये पार्टनरशिप टू काउंटर चाइनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर ये पैक्ट ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होगा हमें, तो यहाँ पर इट विल फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की मिटिगेशन पे वर्क करेगा, इनोवेटिव वेज ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, प्रमोट टेक्निकल कोऑपरेशन, वर्कफोर्स डेप्लॉयमेंट एटसेट्रा। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी कंट्रीज के आपस में, शेयरिंग की जाएगी टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव मेथड्स, रिसर्च कोलैबोरेशंस किए जाएंगे, फैसिलिटेट डेवलपमेंट, एक्सेस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो ये ज्वाइन करना हमारे लिए बेनिफिशियली रहेगा। India hope to attract investment and concessional financing in green projects. More transparency, to create more transparent and predictable business environment, and efforts to combat corruption by strengthening anti-corruption framework and improve tax transparency and exchange of information for tax purpose. तो ये बाकी के तीनों पिलर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमने एक पिलर ज्वाइन नहीं किया है, ट्रेड वाला। अब देखिए ट्रम्प का एटीट्यूड देखिए आप, कि अगर ताइवान चाहता है कि यूएस उसको डिफेंस करे, तो ताइवान शुड पे यूएस फॉर डिफेंस अगेंस्ट चाइना। ट्रम्प के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या स्ट्रेटेजिक, क्या पार्टनरशिप, क्या फ्रेंड, कुछ नहीं। यू शुड पे, ही ओनली नोज वन थिंग, दैट इज मनी। नाटो को लेकर भी वो यही कहता है कि दीज कंट्री शुड पे, अदरवाइज आई विल आस्क रशिया टू अटैक देम। चाइना चार्ट्स टेक्नोलॉजी फोकस डेवलपमेंट। अब देखिए क्या इसमें हमारे लिए कुछ काम के पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें भी क्या करना है, इंडिया को भी, कि हमें भी टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है ताकि अपनी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो कर सकें। द प्रॉब्लम ट्रैकिंग ऑन द इकोनॉमी लाइक वीक जॉब मार्केट, ठीक है, तो ये चाइना ही नहीं, हमारे यहाँ की भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी जॉब मार्केट बहुत पुअर हो रहा है। मैसिव लोकल गवर्नमेंट डेट, हमारे यहाँ भी काफी डेट है गवर्नमेंट पर, एंड प्रोलॉन्ग स्लम्प इन दी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी इक्वल है जितनी की चाइना दिखा रहा है। टाइट रेन ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है, हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन इतना है कि लोग आजकल स्पेंड करने से कमी ला रहे हैं उसमें। वेरी ओवर जॉब लॉसेज, मिनिमल सोशल सेफ्टी नेट एंड कॉस्ट फॉर एजुकेशन एंड अदर रिस्क। अब चाइना ने अपने यहाँ 25 का कुछ गोल रखा है, टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री फ्रॉम मार्केट ऑफ टॉयज, फर्नीचर एंड अदर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इनटू टॉप प्रोड्यूसर ऑफ हाई टेक गुड्स। ठीक है, तो हमें भी अब थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने ये टॉयज, फर्नीचर और इनसे आगे निकल के हमें भी हाई टेक्नोलॉजी गुड्स बनाने होंगे, तभी हम फॉरेन के मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। China began trying to nurture a strong consumer economy and reduce reliance on exports and heavy investment projects that now are yielding lower and lower returns. तो चाइना की अभी तक जो इकोनॉमी चली है इतने साल, 30 इयर्स तक, वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी थी, वो वर्ल्ड के लिए बनाता था। अब वो अपनी
डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही बढ़ाई जा सके। चलिए, तो द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस में एक दो आर्टिकल्स काम के उनके मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट देखेंगे ताकि टाइम सेव हो। ये एक प्रीलिम्स के लिए अच्छी न्यूज है और इनिशिएटिव भी अच्छा है गवर्नमेंट का, यू विन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 5 years विल बी रजिस्टर्ड ऑन यू विन और वैक्सीन दी जाएगी बर्थ के टाइम पर, तो उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि उसकी अगली वैक्सीन का जब टाइम आए तो पेरेंट्स के पास भी एसएमएस जाएगा और जो आशा वर्कर है उसके पास भी एसएमएस जाएगा कि यहाँ इस घर पे आपको जाना है। ए लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन हु आर शेड्यूल्ड टू रिसीव देयर वैक्सीन डोसेज इज जनरेटेड थ्रू यूविन। ठीक है, उन बच्चों की लिस्ट जनरेट करता है ये प्लेटफॉर्म। ई रिकॉर्ड हेल्प चिल्ड्रन गेट वैक्सीनेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस विदाउट कैरिंग ए बुकलेट एंड द पोर्टल सेंड एसएमएस अलर्ट टू पेरेंट्स ताकि उनका कोई वैक्सीनेशन मिस ना हो। The portal also records birth, weight and details of physical deformities if any। ठीक है, तो ये यूविन प्लेटफॉर्म ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक तरह का डिजिटल वैक्सीन कार्ड है हर बच्चे के लिए। ओके, व्हाट नीडेड इन जम्मू। तो अभी तक पिछले कोई डिस्कशन में हमने जो निकला है यहाँ पे इनकी कोई ज्यादा काम के पॉइंट्स नहीं दिए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चाहिए वो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि रीजंस क्या हैं आखिर जम्मू में अचानक से ये एक्टिविटीज बढ़ने के। फर्स्ट थिंग इज थिनिंग सिक्योरिटी ग्रिड। अब देखिए, जब गलवान वैली के क्लैश हुए थे तो उसके बाद हमने काफी सारी अपनी जो फोर्सेस थी जो कि जम्मू में स्टेशन थी, ठीक है, उनको शिफ्ट कर दिया गलवान की तरफ, तो हमारी थिन हो गई यहाँ की सिक्योरिटी ग्रिड और उसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। सेकंड इज पाकिस्तान फाइट फॉर रेलेवेंस। जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया और कहीं ना कहीं थोड़ा इंटीग्रेशन देखने को मिला, थोड़ा कामनेस देखने को मिली उस रीजन में, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं लगा कि यार इवन उसके जिन पे वो भरोसा करता था जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया या यूएसए, किसी ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया स्टेप को, तो तब से वो रेलेवेंस के लिए फाइट कर रहा है कि हम कैसे ये शो करें कि वी आर स्टिल रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट दिखाना चाहता है यहाँ पर, इसलिए ये अटैक को और ज्यादा बढ़ा रहा है। थर्ड इज टोपोग्राफी ऑफ जम्मू। अब देखिए, कश्मीर के जो रूरल या अर्बन एरियाज है ना, वहां पे ज्यादा हाइडआउट्स नहीं मिलते, बट जम्मू में जब आप देखेंगे तो जैसे पीर पंजल रेंज, इनमें काफी सारे इजी हाइडआउट्स हैं जहां पे ये आतंकी हमला करते हैं और छुप जाते हैं, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के काफी करीब है, तो ये लोग 10-20 किलोमीटर इधर उधर इजिली हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड रीजन इज टोपोग्राफी ऑफ जम्मू। नेक्स्ट इज लोकल इंटेलिजेंस गैप। अब यहाँ पर जितने भी हमारे ये अटैक्स हुए हैं उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रीजन आया है कि लोकल इंटेलिजेंस हमारे पास बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेजरली जो हमारी फोर्सेस थी जो वहां पर ऑलरेडी काफी साल से वर्क कर रही थी उसको हमने शिफ्ट कर दिया गलवान, और अब जो बच गई है उनकी वहां पर उतनी लोकल इंटेलिजेंस या लोकल लोगों से उतना कनेक्ट नहीं है उनका। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जैसे जैसे हमने इंसर्जेंसी और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जितना हमारा रिलायंस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोल्जर्स हैं या बटालियंस हैं ये थोड़ा सा केयरलेस हो गए इस मामले में कि हमें ग्राउंड लेवल पे फिर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं उन्हीं में कमी आई है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और खुद से अपना नेटवर्क बनाने पर ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रस्ट डेफिसिट विद द लोकल्स। अब लोकल्स को हमेशा ये लगता है कि हम लोग बीच में फंस जाते हैं, एक तरफ टेररिस्ट है एक तरफ आर्मी है, दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस फायर में फंस जाते हैं, और इस वजह से कई बार सिविलियंस को जो नुकसान पहुंचता है, कई बार डेथ हो जाती है, तो इस वजह से उनके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता है। नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम फॉरेन टू लोकल मिलिटेंट्स। अब पाकिस्तान अपने वहां से मिलिटेंट्स नहीं भेजता है बल्कि यहीं से रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जैसा कि हमने अभी पीछे एक उसमें देखा था हिंदू में कि नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके टैक्टिक्स अलग हैं, उनके पॉलिटिकल कंटेक्स्ट अलग है, और पाकिस्तान हमेशा ये शो करना चाहता है वर्ल्ड ओवर ही कि देखिए यहाँ तो ये जो भी लड़ाई हो रही है ये एक लोकल फेस देना चाहता है उसको, ये जो मिलिटेंसी है इट हैज अ लोकल फेस, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो वर्ल्ड को ये शो करना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से जम्मू में इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है, और इसी तरह के पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखिए, पिछले 7 साल में मैनी यूनिट्स हैव शट, 16 लाख जॉब्स हैव बीन लॉस्ट इन नॉन फार्म इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो इनफॉर्मल सेक्टर को लेके मैं आपके साथ पूरा टॉपिक यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स मैक्स। ओके, कि ये जो इनफॉर्मलाइजेशन है इसका रीजन क्या है। वो आर्टिकल में कुछ हमारे काम का नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे तैयार कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में कराऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों की तरफ से उतना रिस्पॉन्स दिखता नहीं है, तो फिर इसको कई बार कराने का मन भी नहीं होता। आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन, आप लोग शायद उसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं अभी, ये वो जब आंसर राइटिंग का टाइम आएगा तब आप लोग समझेंगे। एनीवे, सो व्हाट आर द रीजन फॉर इनफॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट रीजन इज कि हमारे स्ट्रिक्ट एंड इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉस।
ठीक है। तो हमने लेबर कोड पे ऑलरेडी पूरा किया हुआ है, ठीक है, हम लोग 4 कोड्स लेकर आए। तो उसका गोल यही है कि हम लोग जो लेबर लॉस हैं अपने उनको ईज़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को तो हमने कुछ हद तक टैकल किया है, हालाँकि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने ये चारों कोर्स मेंस 450 प्लस में कुछ दिन पहले ही पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट इज कट थ्रोट बिजनेस कंपटीशन। अब बिजनेस कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कंपनी ये कोशिश करती है कि मैं टेम्पररी वर्कर हायर करूं, हर महीने सैलरी देने वाला काम नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करूं, जब मेरे पास काम होगा उतने पैसे उस दिन के उतने टाइम के मैं पैसे दूं और फिर बंद कर दूं, ठीक है। कोई मुझे वो करने की जरूरत नहीं है कि मुझे परमानेंट नहीं करना है, क्योंकि सबका फोकस क्या है कि हाई प्रॉफिट चाहिए, खर्चे कम करने हैं, प्रॉफिट ज्यादा बनाना है, ठीक है। और एक और चीज होती है कि यहाँ पर जब आप इस तरीके से हायर करते हैं ना टेम्पररी वर्कर या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आपको जो लेबर लॉस है उनकी नेट में आने से बच जाते हो, तो आपको कंप्लायंस नहीं करनी पड़ती है ज्यादा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेवलप होती जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की इकोनॉमी का काम चल पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेशन और डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। लोग क्या कर रहे हैं कि आउटसोर्स कर देती हैं कंपनियां। जैसे एक कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स की ये छोटे पार्ट्स इस एमएसएमई से बनवा लो, आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। या फिर जैसे आज रेलवे कर रही है कि उसको वर्कर्स चाहिए, लेकिन वो क्या करती है आउटसोर्स कर देती है एक प्राइवेट कंपनी को कि आप हमें इतने वर्कर्स अवेलेबल करा दीजिए या इतने सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल करा दीजिए, और वो सब प्राइवेट एम्प्लॉय कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलरली पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बात तो फैक्ट है, बट ऐसा नहीं है कि वो आज ही बढ़ी है, 2014 के पहले भी थी। एंड मनमोहन गवर्नमेंट ने इस इशू को बहुत अच्छे से टैकल किया था अनएम्प्लॉयमेंट वाले को। एंड फॉर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रिपेयरनेस। तो ये वही आ जाएगा जो अभी हमने ऑटोमेशन टाइम देखा कि स्किल मिसमैच है। नई टेक्नोलॉजी न्यू तरह के जॉब्स तो लेके आ रही है, लेकिन उस न्यू जॉब के लिए हमें स्किल्स देकर तैयार नहीं किया गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है फिर वो इनफॉर्मल जॉब सेक्टर में ही रह जाता है, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर। फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर टू क्रिएट प्रोडक्टिव जॉब्स। ये भी एक रीजन रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनमें उतनी अच्छी क्वालिटी की जॉब्स जनरेट नहीं हुई है। बट द फैक्ट इज गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन इतना तेजी से किया है कि जो पीएसयूज हुआ करते थे, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जॉब्स दिया करते थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया 2013 में 63,000 जॉब्स आती थी बैंकिंग सेक्टर में, जो कि आज हार्डली 4,000 जॉब्स आ रही है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का एक फॉल्ट रहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी। आप अपने यूथ को घर पे नहीं बैठा सकते, वरना ना उनके हाथ में पैसे जाएंगे ना मार्केट में कोई डिमांड होगी, तो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी फिर किसके लिए प्रोड्यूस करेगा अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इनफॉर्मल जॉब्स देता है, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स, ठीक। और अगर ऑटोमेशन इसी तेजी से बढ़ता रहा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ऑटोमेशन आने के बाद ये जॉब्स भी खत्म हो जाएंगी। इम्प्लीकेशंस क्या है इनफॉर्मलाइजेशन के? तो इम्प्लीकेशन से फर्स्ट इज वल्नरेबल वर्कफोर्स। काफी ज्यादा वल्नरेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यहाँ नहीं मिलते हैं आपको। इनफॉर्मल सेक्टर्स की जॉब में ना आपके पास कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना पेंशन, ना कोई, और सबसे इंपॉर्टेंट की जॉब टेन्योर ही सिक्योर नहीं है यहाँ तो आपका। 3-4 साल के लिए आपको हायर किया जाएगा, उसके बाद आप बेरोजगार हो जाते हो। नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, उसमें हाई स्किल्स चाहिए, तो वो सबके पास तो नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो मेजोरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है ना, उनके वो भी उस लेवल की स्किल्स नहीं देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले बच्चे वो स्किल सीख लेंगे, वो जॉब ले लेंगे, बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स नहीं ले पाएंगे। लैक ऑफ क्रेडिबल डेटा। फर्स्ट चीज कि हमारे पास अपनी इनफॉर्मल वर्कफोर्स के लिए क्रेडिबल डेटा है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा कलेक्शन भी उतना ईजी नहीं होता है, सच बात ये है, ठीक है। और इसलिए गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंच भी नहीं पाती है। वीकेंड लेबर्स बार्गेनिंग पावर। अब क्योंकि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लेबर्स हैं ये ऑलरेडी एक फिक्स टेन्योर के लिए लाए, फिक्स टेन्योर के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाए, तो वो तो वैसे भी कुछ बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, वो तो टेम्पररी है। परमानेंट वर्कर जब होते हैं, जो आप पुरानी फिल्मों में देखते हो, लेबर यूनियन एंड ऑल, तो वो चीजें हो जाती थी उस टाइम। नेक्स्ट इज लो लेबर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ये सब इम्प्लीकेशंस होते हैं इनफॉर्मलाइजेशन के। तो हमें फॉर्मल सेक्टर और फॉर्मलाइज जॉब्स की ज्यादा जरूरत है रादर देन दिस इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक को देख लिया। ओके, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।